नमस्ते, ओम शांति। आप सभी को इस सीए डॉक्टर फाल्गुनी शो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि सीए डॉक्टर फाल्गुनी तो यहाँ है और आज हम पॉडकास्ट मैं कर रही हूँ। जो मुझे नहीं जानते उनके लिए लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम फोरम भट्ट एंड हर डॉटर। सो Yes, she is my daughter, lovely daughter. Proud of her. As every one of you know, today is my mama's birthday. So on this very special occasion, I thought कि मुझे अपनी ममा के लिए एक छोटा सा पॉडकास्ट बनाना चाहिए, ताकि काफ़ी लोग हैं आज जो इस इंस्पिरेशनल स्टोरी से कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर जाएंगे। तो चलिए, एक चीज़ जो मैंने आपको बताई वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये रिटर्न गिफ्ट है सीए डॉक्टर फाल्गुनी की तरफ से उनके व्यूअर्स के लिए, कि वो कुछ लर्निंग ले इस इंस्पिरेशनल स्टोरी से आज। तो चलिए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। तो मम्मा, आप सीए है, पीएचडी डॉक्टर है, तो इतनी सारी डिग्रीज़ है, पर मुझे आपने एक कहानी बताई थी आपकी मम्मा की, कि नानी उस ज़माने में, मतलब वो आज़ादी के साल में बॉर्न हुए थे, तो उस ज़माने में भी वो 10th पास थे। उसके बाद उन्होंने वो नाना का अकाउंट्स वगैरह संभालते थे। फिर जो मम्मा के जो 5 भाई बहन हैं सारे, उसमें से 3 बहनें हैं आप और 2 भाई हैं। तो उन सब में कभी भी फ़र्क नहीं किया, कोई भी इनइक्वालिटी नहीं हुई कि ये बेटा है, ये बेटी है। तो उसके बारे में आप ज़रूर बताइए, नानी के बारे में और आपके बचपन के बारे में। पहले तो मैं ऑडियंस का धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी अभी जो देख रहे हैं और देखने वाले हैं, वो सभी आत्माओं का दिल से शुक्रिया। क्योंकि हम जब कोई अपनी कहानी शेयर करते हैं तो उसमें थोड़ा इन्वॉल्व भी हो जाते हैं और आप भी रिलेटेबिलिटी आ जाती है आप में भी, क्योंकि आप भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। तो ज़रूर आपका जो भी अपना भाव है, अपनी जो फीलिंग है, वो ज़रूर चैट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फोरम, आपने पूछा, एक तो आज मैं और भी एक धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरी बिटिया ने आज तो ठान लिया था कि मुझे आपका पॉडकास्ट करना ही है। तो ज़रूर यही ईश्वर का ड्रामा भी है, तो ज़रूर मैं जवाब दूंगी। एक तो छोटा सा गांव है, लेकिन मम्मी पापा ने कभी फ़र्क नहीं किया। हम 3 बहन हैं, उसमें मैं बीच में, यानी कि दूसरे नंबर पर, और फिर 2 भाई हैं। तो किसी में कभी कोई फ़र्क नहीं हुआ। और हालांकि इंस्टेड ऑफ छोटे से गांव में हम रहे, सुरेंद्रनगर की बाजू में लखतर शहर है, मतलब छोटा सा टाउन है, उसमें मैं 16 साल तक रही, यानी कि 10th तक मैं वहाँ पली बड़ी और पास किया 10th। लेकिन छोटे से टाउन में हम बहुत सुकून से रहते थे। हालांकि फैसिलिटी भले कम हो, पापा की रिटेल होलसेल की बनिया शॉप, यानी कि ग्रोसरी शॉप थी। और अभी तो मम्मा पापा दोनों अभी ऊपर ईश्वर के पास है, लेकिन कहने का भाव है कि तभी हम बहुत अच्छे से रहे। और मम्मा पापा को जब भी कोई सपोर्ट की ज़रूरत हो तो हम ज़रूर, मतलब एक भी सेकंड ऐसा नहीं लगता था कि हम करें कि नहीं करें। मैडम, हमारी पढ़ाई करते हुए भी कभी किसी को, मतलब पापा को अगर शॉप में थोड़ी देर बैठना है तो वो भी करते थे। मेरी बड़ी सिस्टर, यानी आपकी बड़ी मौसी, तो वो तो काफ़ी अच्छा वो शॉप संभालते थे पापा को, क्योंकि वो सबसे बड़ी थी। तो पापा को जब बाहर जाना होता था शॉपिंग वगैरह के लिए तो वो ज़रूर संभालती थी। तभी ट्रांसपोर्टेशन इतना नहीं था, तो पापा सुरेंद्रनगर जाते थे स्कूटर लेके और सामान ले आते थे। बड़ा सामान हो तो वो ट्रक में वहाँ लोडिंग करवाते थे। तो ये सब चीज़ें, तो तभी मैं बड़ी सिस्टर को भी जब भी सपोर्ट की ज़रूरत है तो मैं शॉप पे जाती थी। तो उस तरीके से हमारी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल थी। लेकिन उसमें जैसे कि ईश्वर का कुछ अलग ही वो रहता है, तो पढ़ाई में मुझे बहुत अच्छा लगता था। हर बार मैं क्लास में फ़र्स्ट आती थी। और साथ साथ में मम्मी ने ऐसा, मतलब मम्मी के साथ भी मैं ज़्यादा रही, तो मम्मी ने जितने 16 साल में भी मैं काफ़ी अच्छे से मम्मी के साथ टाइम मेरा रहा, इन्वेस्ट रहा। तो जब भी कहीं जाना आना होता था, या तो जैसे कि घर में कोई ना कोई काम करते हैं, असिस्ट करते हैं रूटीन कामों के लिए, तो तभी जो आते थे फैमिली से, पहले बड़ी बहन आई, फिर छोटी बहन आई,
फिर उनकी मम्मी यानी हम लोग भाभू कहते थे आंटी को, अब भाभू यानी कि मम्मी से बड़े, तो उस तरीके से हम बहुत रिस्पेक्टफुली उनसे मतलब बात करते थे। और मैं उनके वो भाभू के घर में जाके जब कहीं कोई बार बुलाना होता है तो वहाँ फ़ोन बोन नहीं था उसी समय, उनके घर में भी, हमारे घर में था लेकिन ट्रंक कॉल वगैरह होता है या लैंडलाइन, लेकिन उनके घर में तो फ़ोन नहीं होता है ना, तो हम बुलाने जाते थे। तो हम जाते थे तो मुझे उनका कोई चीज़ ज़्यादा पसंद आता था, जैसे सब्जी है, फिर वो रोटला बनाते थे बड़ा बड़ा, जो बाजरी का आटे का जो बनता है रोटी बड़ा वाला, तो मैं मोटा वाला मतलब, तो मैं जाती थी बुलाने और उनके घर में अंदर जाके वो चूल्हे पर जो ट्रेडिशनल जो चूल्हा वगैरह होता है वहाँ वो सब ये किचन का वो सब रखते हैं और भोजन बनाते हैं। तो मैं वहाँ जाके कहती थी, भाभू मुझे आज खाना है, मैं खा के जाऊँगी यहाँ से, आप जल्दी जल्दी मुझे बना के दो। और वो बहुत प्यार से बनाते थे। और आप मानेंगे कि उसी समय वो जो बड़ा रोटी बनाते थे ना बाजरे का, उसमें जो हमारी की होती है ना चाबी, हाँ, ताले की चाबी है ना, तो वो उसमें चाबी का ऐसे इम्प्रेशन डालते थे कि उसमें घी ज़्यादा भर सके। तो उस तरीके से वो रोटी बना के, हालांकि वो भले सूखा खाए लेकिन ये हमारे शेठ शेठानी की बेटी है, मतलब उस तरीके से वो लोग भी रिस्पेक्ट करते थे। तो बहुत प्यार से हमको खिलाते थे और मैं बहुत प्यार से उनके पास खाती भी थी और फिर कहती थी, बाबू चलो मम्मा बुला रही हैं। तो ऐसी कहीं छोटी छोटी चीज़ होती है, लेकिन बहुत अच्छे से हमने एंजॉय किया है, वो प्योरिटी थी। और मतलब आप लोगों में पहले से ही है कि यस, सभी इक्वल हैं। हाँ जी, यस, आत्मा की क्वालिटीज़ है ना, वो एक सभी सेम है। हाँ, हर एक का संस्कार अलग अलग होता है। जैसे संस्कार यानी कि आत्मा का अपना एक विचार, थॉट प्रोसेस वगैरह, लेकिन और हर एक का कर्म के अधीन वो जन्म होता है, जो भी जगह पे, जो भी फैमिली में। लेकिन कभी ये ऊंचा है, नीचा है, ऐसा है, वैसा है। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरे जो दादाजी थे, मतलब वो दादाजी नगर शेठ थे। मतलब हम जो एक छोटे से टाउन में जहाँ राजा रजवाड़ा का एक वो लेगेसी रही है, उसमें मेरे दादाजी वहाँ नगर शेठ थे। तो ये सब चीज़ें मुझे अभी समझ में आ रही है कि कई बार मैं कहती हूँ मैं प्रिंसेस हूँ, लेकिन वो आया कहाँ से, तो कहीं ऊपर से वो बीज आता गया। Yes. और दूसरा कि जब हम राजा जो होता है ना, वो सबकी सेवा करता है, तब वो राजा बनता है। तो वही एक भले राजा के साथ जिस संग में आप हो, तो वही एक थोड़ा संस्कार बनता है ना। तो हम भी नगर शेठ के वंशज हैं, तो वही थोड़ा सा वो आता है। तो हम सेवा भी करते हैं, लेकिन जैसे कि सभी साथ में हैं, उस तरीके से मैंने, मतलब हम, और मैं अकेली नहीं, मेरे सभी भाई बहन भी, वो जो भाभू आते थे, फिर उनकी बेटी आती थी, तो बड़ी बेटी को भी हम नाम से नहीं बुलाते थे, बहन, हसू बहन, उस तरीके से। जो मेरे जितनी थी उनको हम एक दूसरे को नाम से बुलाते थे। वो भी मुझे टीनू ही कहती थी, मतलब मेरा पेट नेम जो टीनू है, तो वो टीनू ही कहती थी, ऐसे नहीं कि बहन बा ऐसे कुछ बोले, मतलब तो उस तरीके से। हाँ, और मम्मी पापा ने हमको उस तरीके से बड़ा किया। और फिर जैसे गांव में भी कहीं जाना आना हो, तो हम कभी भी कोई फ्रेंड के वहाँ भी जाना है तो जा सकते थे। लेकिन जब मैं अहमदाबाद में आई 11th में, मैंने देखा मेरी कोई फ्रेंड, तो उनके घर से वो लोग जल्दी से बाहर नहीं जाने देते थे कि भाई 6 बज गया, 7 बज गया, अभी बाहर नहीं जाना है। तो तभी मुझे सरप्राइज़ भी लगता था। लेकिन ओके, हर एक का एक स्वभाव संस्कार होता है, लेकिन हमने उस तरीके से मम्मी पापा ने बड़े किए हैं। तो हमारे विचारों के ऊपर मम्मा का, पापा का काफ़ी वो एक बॉन्डिंग कह सकते हैं, एक स्ट्रक्चर, बहुत फाउंडेशन अच्छा बना है कि, और उसी आज मैं धन्यवाद करती हूँ। और शायद उसकी वजह से ही आज भी मैं, जैसे 58 ईयर्स आज मेरा 57 कंप्लीट हुआ, लेकिन मुझे आज ऐसा लग नहीं रहा कि मैं
57 की हो गई। आज मैं लर्निंग बहुत करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जैसे आज भी मैं मान लीजिए कि मैं हाई सेकेंडरी स्कूल में हूँ, कॉलेज में हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन में हूँ, ऐसा मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं बहुत बड़ी हूँ, मुझे ये बात करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए। जो है हम आत्मा है ना, आत्मा की उम्र नहीं होती है। हाँ जी। तो उस तरीके से हम बड़े हुए। और अभी और बताऊँ तो जो नानी आपके यानी मेरी मम्मी, वो अभी लोग बोलते हैं ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं, ब्यूटिक चला रहे हैं, तो कोई सैलून बहुत अच्छे से चला रहे हैं, ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं। उस ज़माने में मेरी मम्मी हमारा हेयर कट बहुत अच्छे से करती थी और ड्रेस डिज़ाइनिंग भी बहुत प्यार से करती थी। और हमारे गांव में जो टेलर थे वो भी बहुत अच्छे से बना देते थे। जो डिज़ाइन वो घर पर आते थे, मम्मी डिज़ाइनिंग करके बताती थी कि ये जो है ना, ये कपड़ा यहाँ लगाएंगे तो उस तरीके से, अगर यहाँ छोटा बड़ा तो एक कपड़ा यहाँ लगा दो। मतलब वो टेलर को भी उस तरीके से कंसल्टिंग करती थी कि और उनको भी बहुत अच्छा लगता था ये सब चीज़ें। मतलब एक अंदर से एक आर्टिस्टिक जीव थे वो, है ना, कि हम आर्ट पे बहुत अच्छा लगता है। तो उस तरीके से वो डिज़ाइनिंग का भी टेलर को देते थे और हमने बहुत ऐसे ऐसे ही कपड़े पहने हैं। और छोटे से गांव में क्या है, टेलर भी घर पे आते थे कपड़ा, इवन कई बार तो घर में वो मशीन लेके आते थे, तो हमारे सामने ही वो कपड़े बनाते थे। तो हमने ये सब चीज़ें भी देखी हैं। हाँ जी। तो एक जब आप सोचो कि आप सोच सकते हैं कि आपके सामने टेलर भाई हमारा कपड़ा सीते हैं, तो हमको जैसे जो डिज़ाइन चाहिए, जिस तरीके से रखना है, मतलब एकदम इन हाउस प्रोसेस चल रही है। अरे वाह। तो हाँ, तो उस तरीके से भी हमने ये सब चीज़ें भी देखी है और बहुत प्यार से वो कपड़े। तो कहने का भाव है कि वो जो प्यार होता है ना, वो फीलिंग्स होती है, वो प्योरिटी की, तब वो चलती थी और वही कपड़े भी हम पहनते थे। तो प्योरिटी का वायुमंडल बहुत अच्छा रहता था। यस। तो उसमें जो भी चीज़ें बनती थी वो भी बहुत सुंदर बनती थी और हम बहुत अच्छे से वो यूज़ करते थे। तो एक ये चीज़ हुई। एक दूसरा मैं एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि जब दिवाली आती थी ना, तो आप पूछने वाले थे ना बेटा? हाँ जी। कौन सा आपको पूछना है वो पहले आप मुझे बताओ। दिवाली पे मैंने सुना है कि कुछ हुआ था कि रॉकेट की वजह से आपकी ड्रेस को कुछ हो गया था। हाँ। उस इंसिडेंट के बारे में बताइए। ये भी बताऊं और दिवाली में साफ सफाई भी कैसे। तो जैसे कि पहले रॉकेट वाला जो फोरम पूछ रही हैं, तो जैसे आप तो नानी से मिले नहीं, नानी के बाद आप आए हैं ना। हाँ जी। तो रॉकेट वाला ऐसा हुआ कि जो सोसाइटी होती है ना, मोहल्ला वगैरह, हाँ जी। तो हम उसको गुजराती में शेरी कहते थे। शेरी यानी एक लैन जो होती है, हाँ जी। है ना। तो काफ़ी बड़ा खुला था और हमारा घर है, जैसे मैंने बताया, नगर शेट वाला। तो वो एक बड़ा सा क्या कहते हैं उसे, डेला, यानी कि बड़ा सा, जैसे एक पूरा अंदर जाओ आप घर में, तो उससे पहले एक पहला पैसेज, बड़ा सा पैसेज आता है। जैसे हवेली जो कहते हैं ना, हवेली भी नहीं, हवेली भी ऊपर फ्लोर होता है, लेकिन ये फ्लोर नहीं, लेकिन एक खुला सा। तो लेकिन उसमें एक, जैसे अंदर आप गए तो खुला बड़ा सा पैसेज, उसमें एक साइड कुआं भी था। हाँ जी। मतलब हमारे पापा दादा लोग जो भाई थे, उनके 2 बड़े बड़े घर थे। तो वो एक ही जगह पे 2 घर, मतलब ऐसे बड़े बड़े। हाँ जी। तो पहले कुआं आता था जो कॉमन है ना, फिर पापा के एक चाचा जी जो दादा के भाई, तो उनका घर, तो वो भी जैसे बहुत बड़ा सा एक खुला सा, उसमें भी अंदर जाके खुला सा चौक वगैरह। फिर एक साइड किचन, दूसरी साइड खुला पैसेज जो गुजराती में ओसरी कहते हैं, ऐसा। फिर रूम आता है वहाँ, और ऊपर भी उतना आता है, लेकिन बीच में एकदम सा खुला सा आता है। तो उस तरीके से, और यू शेप में पूरा बना हुआ होता है घर। हाँ, एंट्रेंस आ गया, फिर यू शेप में घर बना हुआ होता है और बीच में खुला होता है। फिर जैसे सामने जाए तो हमारा आता है, मतलब दादा लोगों का। फिर उनके बेटे हुए तो उनका भी अंदर अंदर थोड़ा अलग अलग पार्ट हो जाता है। लेकिन वही वो चौक आता है, फिर खुला सा, और फिर ऐसे यू शेप में बना हुआ होता है। फिर एंट्रेंस के ऊपर भी जैसे थोड़ा कुछ रूम बनाया हुआ है। हाँ जी। तो
उसमें उसको कहते हैं गुजराती में मेडी, यानी ऊपर का फ्लोर, एंट्रेंस के ऊपर ही, एंटर होते ही आप ऊपर जा सकते हैं, फिर खुला सा बीच में और फिर अंदर पूरा घर होता है। तो ऐसे करके पूरा हमारा एक डेला, यानी मेन एंट्रेंस जो बड़ा सा होता है लकड़े का, उसमें एक छोटी सी विंडो होती है, तो कई बार वो बड़ा वाला बंद होता है तो विंडो में से जाना होता है, तो उस तरीके से। और फिर विंडो में से अंदर गए, फिर वो कुआं आया, कुआं यानी वेल है ना, कुआं। और फिर राइट साइड में वो दादा के भाई का घर आया, फिर सामने दादा यानी के पापा के दादा, तो फिर हमारा पापा और उनके भाई, जो 3 भाई वो लोग थे, तो उनका घर आया उस तरीके से। लेकिन आपने अभी जो पूछा ना कि रॉकेट वाला क्या हुआ था, तो मुझे याद है कि डेला जो है वो खुला था, मतलब मेन एंट्रेंस खुला था, दिवाली का समय था, और तभी हम छोटे थे, तो आई थिंक मैं करीबन 10-12 साल की होगी शायद, 10 साल 9-10 साल या 8-10 साल भी हो सकता है, बस उतनी ही थी, 8-10 साल की होगी। तो तभी हमको जो मम्मी कपड़ा, जो मटेरियल फैब्रिक होता है ना, उसमें से मम्मी ने मैक्सी बनवाई थी उस टाइम पे। हाँ, उस टाइम पे। और मैक्सी यानी अम्ब्रेला घेर जो अभी कहते हैं ना, फ्लेयर वाला, तो वो उसका एक स्कर्ट और टॉप अच्छा सा, वही एक ही फैब्रिक में से वही दोनों पीस। तो दिवाली का समय था, मैं पहन के कुछ बाहर निकल रही थी वहाँ से, और ये जो पूरी शेरी यानी वो जो मोहल्ले का है ना, तो उसमें लेफ्ट साइड हमारे कज़िन ब्रदर और उनके फ्रेंड ने रॉकेट का कुछ प्लान किया होगा ऊपर जो लगाने का, तो उसमें एक बॉटल होती है जैसे मान लीजिए लंबी सी बॉटल है पानी की जो आती है, उस तरीके से, तब कांच की बॉटल आती थी, तो कांच की बॉटल रखी थी, उसमें वो रॉकेट वाला रखा था, और जैसे ही वो उन्होंने लगाया, वो बॉटल शायद गिर गई, मुझे यहाँ से निकलना, तो मेरी मैक्सी में आ गया वो। तो हम तो छोटे थे, कुछ समझ में नहीं आता था, फिर मैं कुदती मतलब कूद करती पूरा वो पैसेज में घर में वापस गई, और फिर पापा लोग सब ने वो मैक्सी निकाल के वो एकदम से वो पानी कर दिया। तो मुझे याद है कि कैसे वो दिवाली पे भी, लेकिन फिर भी कुछ झगड़ा नहीं हुआ इधर, थोड़ा सा बॉन्ड हुआ, लेकिन जैसे भाइयों में कि ये कैसा हुआ, हम झगड़ने जाए, उनके फ्रेंड ये वो, कुछ नहीं, इट्स ओके, हुआ सो हुआ, ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को बोला, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं। और दूसरा, जैसे मैंने बताया, साफ़ सफाई जो होती थी, तो जो घर में पहले के ज़माने में तांबा और पीतल का जो बर्तन होता था, बड़ा इतना बड़ा मतलब वो सब जो होता था ना, तो वो खट्टी चीज़ से सफाई करनी होती थी, तो वो शाइन वापस आ जाए और अच्छे से क्लीन हो जाए। तो वो जो बहन, वो भाभू आते थे ना, तो उनके बेटी जो थी, वो बर्तन सब लेके, वो सामान उसका घिसने का वो सब लेके तालाब जाते थे, पूरा एक लेके, और ये 3-4 दिन प्रोसेस चलता था। तो मैं भी कभी मुझे शौक होता था और मैं भी उनके साथ चली जाती थी, मुझे इतना अच्छा लगता था, मतलब नेचुरल जो है ना, तो मैं भी उनके साथ तालाब जाती थी। हालांकि मेहनत जितनी हो सके उतनी ही करनी है, तालाब में देखना है और कुछ नहीं करना है, मतलब एक रॉयलनेस तो वही थी। लेकिन वहाँ बैठ के देखना है, सबको देखना है, अरे वाह ये बहुत अच्छा कर रहा है, ये बहुत अच्छा कर रहा है, मतलब देखिए ऐसा नहीं कि ये कैसे कर रहा है, ऐसा मुझे कभी सोच नहीं आई। लेकिन जितना जो कर रहा है ना, वो देख कर मैं खुश होती थी, और मैं भी कोशिश करती थी कि मैं भी थोड़ा उस तरीके से शाइन करने की कोशिश करूं। तो बस यही, तो अभी आज मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत अच्छे से मैंने एंजॉय किया है वो जो समय है ना वो। और फिर वो बर्तन है ना, वो पानी में तालाब में धो के फिर वो ऐसे लाइन लगाते थे, तो वो जो सनलाइट की रोशनी आती है ना, वो पोंछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी,
मतलब वो, हाँ, वो जो लाइन लगाते थे वहाँ पत्थर होता है ना, तो वहाँ सब वो रखते थे। अच्छा। स्टेप्स थोड़ा बना हुआ होता है, तो वहाँ वो जगह अपने आप ढूंढ लेते थे वो बहनें। और ओके। सबका रहता था क्योंकि सब लोग ये कर रहे थे। हाँ जी। तो बहुत सुंदर, तो वो इतना शाइन करता था वो बर्तन, मतलब सनलाइट आना और उसके ऊपर इतना सुंदर गोल्डन और कॉपर का जैसे शाइन करता है ना, वो हमने देखा है वो। अरे तो वाह। बहुत सुंदर। हाँ, तो ये सब चीज़ें दिवाली के समय होती थी। और पापा लोग भी हमको फटाकड़ा यानी कि ये फायर क्रैकर्स। हाँ, फायर क्रैकर्स, ये फायर क्रैकर्स, ये सब चीज़ें हमको डिब्बा पूरा 15-16 किलो का डिब्बा भर भर के, खाली होए तो फिर से वो भर देते थे। उस तरीके से हम यूज़ करते थे और एंजॉय करते थे। अरे वाह। तो हाँ, हम सभी भाई बहनें वो फोड़ते थे। तो जैसे ही ख़त्म होता है पापा, क्योंकि हमारी शॉप में भी वो रखते भी थे, तो कभी ऐसा नहीं कि क्या करें, अभी तो ये बहुत यूज़ हो गया, कभी नहीं। तो पापा उस तरीके से हमको खुश भी बहुत रखते थे, मतलब प्रिंस प्रिंसेस की तरह यस रखते यस। थे। कभी मतलब पापा इतनी मेहनत करते थे, सुरेंद्रनगर शॉपिंग करने भी जाते थे दुकान का, मतलब शॉप का, लेकिन वो साथ में आइसक्रीम का इतना वो, क्योंकि तभी वो आइसक्रीम लाना है तो करीबन 30-40 मिनट्स वो स्कूटर पर जाते थे, तो आना 40 मिनट्स हो जाता था जी। तो आइसक्रीम लेके वो मतलब गांव तक पहुँचे तो 40-50 मिनट्स हो जाती थी, कभी घंटे भी हो जाते। हाँ। तो आइसक्रीम कैसे घर तक पहुँचेगा, तो उसके लिए उन्होंने थर्मोस लिया था और वो थर्मोस में वो आइसक्रीम लेके आते थे। तभी तो वो कोई ज़्यादा ब्रांड का वो अवेलेबल नहीं होता था, लेकिन जो वहाँ बनता था वहाँ एक प्रॉपर सुरेंद्रनगर में, तो वो लेके उस तरीके से आते थे और हम सभी एंजॉय करते थे। हालांकि हमारे घर में हाँ फ्रीज वगैरह सब फैसिलिटी थी, लेकिन अगर गांव में नहीं बनता है तो फिर बाहर से लाना तो पड़ेगा। हाँ, तो वो जब भी जाते थे तभी ये सब चीज़ें ऐसे आइसक्रीम लेके आते थे। हाँ जी। स्कूटर पे सामान हो थोड़ा बहुत, फिर भी वो उस तरीके से मेहनत करके ले आते थे। तो ये सब चीज़ें हमने देखी हैं। हाँ। हमने थियरी नहीं पढ़ा है, हमने देखा है। जी। तो उस तरीके से हम बहुत आज सुकून से कह सकते हैं कि हमने लाइफ में बहुत एंजॉय किया है और एक सच में रॉयलनेस की महसूसता हुई है। जी। हाँ जी। तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपकी अहमदाबाद में जर्नी कैसी रही कि आप 10th में यहाँ पे आ गए थे, उसके बाद विलेज में तो काफ़ी अच्छा, आप हमेशा फर्स्ट आते थे एंड फिर यहाँ पे आके भी काफ़ी अच्छा रहा, पर फिर गुजराती मीडियम से इंग्लिश मीडियम कन्वर्ट हुआ, तो आपकी जर्नी कैसी रही यहाँ पे? गुजराती एंड इंग्लिश हंसी की बात है, जब भी कुछ करना हो तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही आपका संग वहाँ से थोड़ा सा अगर विड्रॉ हो जाता है जी। तो फिर आपकी जो एक ग्रिप होती है ना वो छूट जाती है जी। और आज के स्पिरिचुअल भाषा में बोले तो वो संस्कार। जी। क्योंकि अगर हम जो संग में रहते हैं ना वही हमारा संस्कार, हमारी भाषा बन जाती है। तो ऐसा हुआ कि 10th तक वहाँ तो गुजराती ही थे, मतलब ऐसा था कि साइंस की स्ट्रीम भी वहाँ नहीं थी उस समय, तो जो भी अवेलेबल सब्जेक्ट है वो हमने पढ़ लिया। उसके बिना पर हम कॉमर्स में ही जा सकते हैं। तब तक पापा को पता नहीं था कि मैं साइंस में जाऊंगी या कॉमर्स में, कुछ नहीं, मैं डॉक्टर बनूंगी, उनका वही एक रहता था। अच्छा। कि हाँ मेरी टीनू डॉक्टर बनेगी। ओके। हाँ, तो बस वही लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया, अरे ते मैंने कीधु क्यों नहीं, मतलब तूने मुझे बताया नहीं कि तू डॉक्टर का नहीं काम कर रही, डॉक्टर का नहीं पढ़ रही है। अच्छा। तो अभी उनको कैसे समझाए कि डॉक्टर का कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अरे तो मैं सुरेंद्रनगर तुझे अप डाउन करवाता, मतलब वहाँ हर रोज जाना आना। हाँ। 8th स्टैंडर्ड से वो सब मेरी सिस्टर वहाँ पढ़ी फिर बाद में। ओके। तो उस तरीके से इग्नोरेंस में भी वो 10th तक हमने पास कर लिया, पापा भी वही इम्प्रेशन में। लेकिन जब 11th में हम आए तो यहाँ पे पापा ने बोला कि नहीं अभी तू सीए करेगी, तो मैंने बोला ठीक है, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट था। तो उनको, पापा को एक्चुअली, मुझे तो समझ में नहीं आया था, मुझे याद है तब हमारी कुछ ज़्यादा हम लगाते नहीं थे कि हाँ हमको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो फिर पापा ने ही बोला
कि नहीं ये इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है ना तो पढ़ना चाहिए। फिर उन्होंने मेरे चाचा जी, बड़े चाचा जी हाँ जी। को बात किया कि टीनू को वहाँ पढ़ना चाहिए, आपको क्या लग रहा है? तो अगर आपको कुछ कन्वीनियंट है तो मैं आपके पास भेजूँगा। हाँ जी। तो वहाँ एडमिशन तो क्या, हाँ एडमिशन तो मिल जाएगा क्योंकि हमेशा अच्छा स्कोर ही रहा है। तो बोले कि नहीं तो भेज दे। उन्होंने भी कुछ ऐसा नहीं कि हाँ मैं तेरी भाभी को पूछूंगा ये वो, अच्छा। मतलब एक कोई भी लॉजिक नहीं, एक अच्छा सा किसी को यूज़, मतलब किसी को हेल्प करनी है, फैमिली में भी है तो वो जो प्योरिटी है ना वो पहले के समय में बहुत थी। अभी रिलेशनशिप में भी थोड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन तभी के समय में हमने ये सब चीज़ें देखी हैं। तो उन्होंने बोला और कि हाँ भेज दे। तो फिर मैं आई दूसरे हमारे चाचा जी के साथ, जो पापा के चाचा यहाँ वहाँ रहते हैं ना, मैंने बताया था Yes. 2 घर थे। हाँ। तो उसमें जो दूसरा घर है ना वहाँ हमारे पापा के कजिन ब्रदर बड़े तो वो रहते थे, तो वो अहमदाबाद आने वाले थे, मैं उनके साथ आ गई। अच्छा। तो पापा ने बोला कि भाई आप बिटिया को ले जाओ है ना, और बड़े भाई के वहाँ रख देना है। तो बोले ठीक है मैं छोड़ दूंगा। तो उस तरीके से मैं उंगली पकड़ कर यहाँ आ गई। 16 साल की उम्र में भी उंगली पकड़ कर ही कहते हैं, क्योंकि तभी हमारा एक्सपोज़र उतना नहीं रहा था। अभी के समय में बहुत दुनिया छोटी हो गई है, लेकिन तभी थोड़ी बड़ी ही दुनिया का वो था। तो हम यहाँ आ गए और फिर यहाँ से जर्नी शुरू हुई। लेकिन वहाँ तक की जो जर्नी है उसमें मैं एक और चीज़ भी कहना चाहूँगी कि 10th में जब मैं थी तो हमारे एक फैमिली फ्रेंड, मतलब पापा के एक फ्रेंड के बेटा, तो हमारे मेरे से काफ़ी बड़े हैं, सीनियर हैं, लेकिन वो डॉक्टर जो बिपिन भाई करके हैं अभी वहाँ सुरेंद्रनगर में बहुत अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट हैं। ओके। तो वो जैसे बड़े भाई की तरह मुझे गाइड करते थे। कभी भी कुछ भी ऐसा है ना तो जैसे थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाते थे कि अच्छा फाल्गुनी तू ये कर रही है, बहुत अच्छा, अभी इसमें और मेहनत करेगी तो ये रिज़ल्ट आएगा। तो बहुत अच्छे से, मतलब एक छोटे से, भले थोड़े, मतलब वो तभी मेडिकल का पढ़ रहे थे, तो उनकी गाइडेंस भी बहुत काम में आई। एक जैसे कि एक ड्रीम बिल्डिंग हो रहा था, पापा का इमोशनल आ रहा था, लेकिन लॉजिकली भी हमको कैसे क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, तो वो बिपिन भाई ने जैसे कि एक बीज डालना शुरू कर दिया था। और हमारे 2 सर, मतलब मेरे, एक सत्तापुरा सर और एक वड़िया सर, जो आप भी जानते हो दोनों को, तो दोनों ने बहुत मतलब इतनी मेरे में एक विश्वास का इन्वेस्टमेंट था। और दूसरा कि जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रही हैं, मतलब बेस्ट स्टूडेंट वो जो एक फील करते थे ना मेरे लिए, वो मैंने महसूस किया है। और उनका हर चीज़ में जैसे एक मोटिवेट करना अलग अलग तरीके से, पढ़ाई में भी और खुश होना। कई बार शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो बड़ों की खुशी होती है ना उसमें ही हमको मोटिवेशन मिलता है जी। तो वो सब चीज़ें भी हुई, तो उनका भी बहुत योगदान रहा है। तो मेरे मम्मी पापा के साथ ये दोनों सर एंड बिपिन भाई, हाँ जैसे बड़े भाई की तरह उन्होंने जब भी ऐसा लगे ना कि थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाहिए तो वो बिना बोले ही कर देते थे। और रिज़ल्ट आया तभी तो उन्होंने बहुत खुशी से मेरा, मतलब एक अपलिफ्टमेंट जैसे कर दिया कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है, आप बहुत आगे जा सकते हो। हाँ जी। तो टीचर्स का भी रोल काफ़ी रहता है बच्चों के पीछे। बिल्कुल बिल्कुल, टीचर का रोल तो बहुत ज़रूरी है, मतलब अभी भी है, वो कहीं पे भी जाओ, और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो उस तरीके से मेरा स्कूलिंग बहुत अच्छे से रहा वहाँ पे। यहाँ एक चीज़ और फोरम में स्पेशली आपके लिए भी शेयर करना चाहूँगी, शायद हमारी उस बारे में बात नहीं हुई। ओके। हाँ शायद, क्योंकि जब मैं गांव में थी ना तभी वहाँ गरबा होता था, तो मैं गरबा करती थी। अच्छा। और गरबा तो करती थी, लेकिन जैसे अपने आप का ग्रुप बना के, मतलब 12 नंबर, मतलब 12 बहनों का ग्रुप बना के 12 फ्रेंड्स को हम इकट्ठा करते थे। फिर मम्मी हमको हेल्प करती थी, नानी यानी आपकी, हाँ जी, हाँ वो सबको साड़ी पहनाना, फिर तैयार करना, हाँ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग वो मैं कहती थी ना, पहले से करती थी। तो ये साड़ी को रैप करना, मतलब कुछ तरीके से पहनना, ये साड़ी को स्कर्ट बॉर्डर में कैसे कन्वर्ट करना, ये कौन सी साड़ी का कलर, तो ये कलर में कौन सी टाइप की साड़ी आएगी, हाँ जी, है ना। तभी तो वहाँ बाहर लेने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। जो मम्मियों के पास साड़ी थी
हाँ। वही साड़ी में से करना था जी। तो सबके पास जैसे मम्मी की वो रेड कलर की साड़ी होती है, गुजराती में घरचोला कहते हैं, तो वो होती है। फिर अबरख अबरख करके एक साड़ी आती थी, तो वो होती थी। तो वो सब हम इकट्ठा कर देते थे, सब ले आते थे मम्मी की साड़ी हम। अच्छा। और फिर दोपहर में वो क्लास चलता था और मेरी मम्मी वो सबको उस तरीके से गाइड करके हम सभी वो मैनेज कर लेते थे। और फिर वो साड़ी उस दिन पहननी है, फिर पहनने के लिए भी यहाँ आ जाना है हमारे घर में। फिर एक दूसरे को, एक को सिखाया, मतलब मैं सीख गई, मेरे साथ एक फ्रेंड राजेश्वरी करके थी, तो राजेश्वरी राजू, यानी वो तलोद में अभी रहती है, तो वो भी जल्दी सीख जाती थी गरबा वगैरह। और वो भी है ये साड़ी कैसे पहनना, बाल कैसे बनाना, हेयर स्टाइलिंग करना, तो ये सब चीज़ें भी होती थी। तो देखिए अभी जो मेरा कहने का है कि अभी ये सब निकला है, है ना, ब्यूटी पार्लर में जाना, ये करना, वो करना, लेकिन उस समय जो हम घर में एक दूसरे की हेल्प करते थे ना, तो उसमें बॉन्डिंग ज़्यादा आता था जी, है ना। अभी तो क्या करते हैं, पार्लर में जाओ, ये किया वो किया और पैसा दिया और ख़त्म। और घर में जो अभी बैठे हैं आपकी राह देखकर, फिर अगर घर में आकर कुछ बोला, ये थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया, तो हमारा मुंह बिगड़ जाता है। तो बॉन्डिंग तो एक साइड रहा, उल्टा वाइब्रेशंस ऊपर नीचे आ रहा है जी। तो फोरम मुझे लग रहा है कि आज मैं हमारे प्यारे सिस्टर्स को कहना चाहूँगी स्पेशली कि जो पार्लर का मैं कोई अगेंस्ट में नहीं हूँ, हाँ, ब्यूटी पार्लर वाले भाई बहनों भी थोड़ा सा ये नहीं रखें, लेकिन ज़रूरत है उस हिसाब से थोड़ी थोड़ी सेवा लो आप। लेकिन घर में भी आप मैनेज कर सको तो थोड़ा बहुत घर में भी मैनेज करना चाहिए। उससे क्या होगा, एक दूसरे को आप हेल्प करेंगे, है ना। हेयर स्टाइलिंग में करेंगे, कई बार साड़ी में, हाँ, थोड़ा सा कोई मेकअप करना चाहता है तो उसमें, मतलब हर प्रसंग में आपको बाहर ही जाना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। भले हम लोग नहीं करते, है ना, आज के समय में हम लोग ये सब चीज़ें नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर सकता, कर सकते हैं, लेकिन घर में अगर एक दूसरे का हेल्प बन जाएंगे तो बॉन्डिंग बनेगा जी। वो मेरा अनुभव कहता है। तो हम उस समय में मम्मी, मतलब एक साइड किचन सेवा यानी कि भोजन की तैयारियां चलती होती है, और मम्मी फिर भी समय देती थी। तो और हम सीखते थे। तो दूसरा क्या हुआ, ट्रेनिंग। अभी ट्रेनिंग द ट्रेनर कहते हैं ना, लीडिंग लीडरशिप, तो हमने वो बचपन से ये सब चीज़ें सीखी हैं कि हाँ ये कर सकते हैं। वो कब कर सकते हैं आया कॉन्फिडेंस, कि जब आप किसी को साड़ी पहनाते हो, आप भी वही उम्र के हैं, आप किसी का बाल बना रहे हो, आप किसी को अच्छे से बिंदी लगा रहे हो, तभी ये मेकअप वो जो अननेचुरल चीज़ें हैं ना, वो हम यूज़ कभी नहीं करते थे, हमारे घर में भी नहीं रखते थे। तो जो नेचुरल है उसी का उपयोग करके बहुत प्यार से एक दूसरे को तैयार करते थे। और वो देखकर छोटी छोटी जो होती है ना, उसमें भी छोटी छोटी बहनें, क्योंकि हर एक उम्र के नहीं होते हैं, कोई 10 साल के हैं, कोई 8 साल के हैं, कोई 11 साल के हैं, हाँ जी। तो उनमें भी एक उत्साह उमंग आता था। हाँ। तो उस तरीके से हम ये गरबा का कह सकते हैं मंडल चलाते थे। अरे वाह। यानी गुजराती में मंडड़ी शब्द है, तो वो चलाते थे। और कोई बार तो ऐसा हुआ कि वहाँ पे कंपटीशन भी रखी गई। अहमदाबाद से कोई आते थे जिनको ये सब बहुत अच्छा लगता था, अपना घर होता है लेकिन रहते हैं अहमदाबाद में, तो वहाँ आके उस समय गरबा नवरात्रि में वो लोग गरबा का पूरा मैनेज करते हैं और ऐसे कंपटीशन रखवाते हैं। तो हम भी जाते थे और प्राइज लेकर ही आते थे। पहले से ही जीतने की आदत थी, जीतना तो है ही, लेकिन पार्टिसिपेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जीतना तो आ जाएगा, उतना तभी नहीं सोचते थे कि ऊपर वाला क्या करेगा या तो हम क्या करेंगे, है ना, इतना वो समझ नहीं थी। लेकिन हमको बेस्ट करना है, वो एक धुन लगी रहती थी। जैसे साड़ी पहनना है तो उस तरीके से पहने, ये करे वो करे, वो सब रहता था। तो बेस्ट करना वो एक पहले से रहा है, तो उसमें बस जीतते आए तो बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा सच्चाई सफाई से, कभी गलत नहीं बोलना है, कभी ऐसे ही जवाब नहीं देना है जी। सारी हमारे पास नहीं है तो नहीं है, है ना। अभी कोई उतना भी नहीं बोल सकते कि भाई मेरे पास ये चीज़ नहीं है या तो मैंने ये नहीं किया। हाँ, मतलब इतना हम अपने आप को नीचे ले आते हैं। आपने ये कार्य नहीं किया तो बोल दीजिए कि हाँ भाई मेरे से ये नहीं हुआ,
है ना। जी। तो उस तरीके से अगर हम अपनी ये जो एनर्जी है ना, उसके साथ हम बहुत सच्चाई सफाई से रहेंगे तो हमारी एनर्जी आपो आप शाइन होने लगती है। जी, हाँ जी। बहुत कोरम आज अच्छा। तो तू मुझे पूरा का पूरा लगतर घुमा रही है। हाँ, अभी तो हम इधर मिल रहे हैं, पर जल्द ही हम एक्चुअल में भी लगतर जाएंगे, तो आप सभी के साथ शेयर भी करेंगे कि वहाँ की लाइफस्टाइल कैसी है, वहाँ का नेचर कैसा है, बिकॉज विलेज लाइफ राइट नाउ इज़ समथिंग दैट वी ऑल शुड एक्सपीरियंस इट एटलीस्ट वंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे सीए बाद में आपने किया 11th-12th के बाद, तो 11th-12th में मैं थोड़ी सी जर्नी बताना चाहूँगी। हाँ जी। बहुत मज़े की बात है और आप भी बहुत मज़े से सबके साथ शेयर कर रहे हैं। तो 11th में मैं आई तो हम लोग मुझे याद है, पता नहीं आज भी मैं सरप्राइज़ हूँ क्योंकि गांव में मेरा जो स्कूल ड्रेस था ना, लोग स्कर्ट और टॉप पहनते थे। अच्छा। और ये फाल्गुनी पैंट और शर्ट पहनती थी। हाँ, मतलब वो जो कहती हूँ ना कि वो नगर शेठ वाला जो है ना, वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ था। तो एक उस तरीके से, लेकिन ये सब हंसने वाली भी बात है, लेकिन बहुत ऐसे अच्छे से। और बाकी रूटीन ड्रेस जो होता है ना, उसमें शायद हम लोग वो क्या कहते हैं इसे, पेटीकोट टाइप का। ओके। हाँ, और उसके ऊपर टॉप, मतलब चणियों, गुजराती में चणियों, चणियों कहते हैं। हाँ, स्कर्ट, लेकिन पूरा लॉन्ग स्कर्ट। हाँ, लॉन्ग स्कर्ट एंड टॉप। तो मुझे याद है कि जब मैं 11th में आई और 11th में जब स्कूल में वो स्कूल शूज़ लेने की बात होती है ना, क्योंकि लगतर में तो ऐसा कुछ नहीं था, तो शूज़ तो मेरे पास नहीं था, तो फिर लेने जाना था और बाकी का जो ड्रेस है वो तो हमने सिलवा दिया। तो शूज़ लेने में एक फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड के साथ ही जाने वाली थी, तो चाचा के वहाँ थी, वहाँ 2 साल रही 11th-12th। वो जो मैंने बताया ना, हमारे बड़े चाचा जी, तो वहाँ से मैं लेने गई, तो मैं वो लॉन्ग स्कर्ट एंड टॉप पहन के गई थी। अच्छा। साइकिल चला के, साइकिल थी एक जो वहाँ सर्वेंट था, उनको दिया गया था, तो वो जो लेडीज साइकिल होती है ना ऐसे शेप वाली, तो वो लेके मैं करोना शॉप है मणिनगर में। अभी तो पता नहीं वो कहाँ है, क्या है, होगा ही, लेकिन वहाँ मैं वो पहन के गई थी, शूज़ लेने गई थी। अभी कोई, मतलब अभी ये स्कर्ट की फ़ैशन निकली है, लॉन्ग स्कर्ट कहते हैं हम लोग, तभी उस ज़माने में थोड़ा फ्लेयर थोड़ा सा कम होता था, और क्योंकि पतले थे ना सभी उस ज़माने में, सब एक जैसे पतले ही रहते हैं। काफ़ी लोग, 70% से ज़्यादा लोग पतले ही रहते थे। तो उस ज़माने में तो ऐसा एक स्कर्ट एंड टॉप पहन के मैं गई। आज भी मैं जब सोचती हूँ ना तो मुझे हंसी आती है। उसको टिपिकली चणियों कहते हैं, मतलब पेटीकोट टाइप होता है वो, थोड़ा फैंसी होता है पेटीकोट में, थोड़ा सा फैंसी, मतलब तो वो पहन के, तो कितने हम बुद्धू तो नहीं कहेंगे, लेकिन कितने हम निखालस थे, ट्रांसपेरेंट। मतलब इसमें ऐसा कोई सोचने वाली बात नहीं है कि हमको एक शर्म आए अपने आप के लिए कि हमने ऐसा पहना है जी, है ना। तो वो जो एक शेम है या तो गिल्ट है कि हमने ऐसा नहीं, ये सब चीज़ें महत्व की नहीं है, महत्व का है, इम्पोर्टेंट इज़ दिस कि हम क्या है, क्या करना चाहते हैं। ये जो हमारा पहरवेश है, तो गांधी जी का इतना सादगी भरा जीवन, और हमने फ्रीडम लिया, तो ये हो ही नहीं सकता। आज गांधी जी बोलो, सरदार वल्लभ भाई बोलो, या तो दूसरे जो भी लीडर्स हमारे, है ना, तो कितने मतलब कम कॉटन के कपड़े पहनते थे। तो ये सच में ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम वो नहीं कर पाते हैं। फिर भी उस ज़माने में मुझे याद है कि हमने ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छे से, मम्मी पापा ने वहीं गांव में थे तो वो फ़ायदा हुआ। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि ज़मीन से जुड़ा रहना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो ज़मीन से हम जुड़े रहते हैं, यानी रूट से हम पकड़ के रखते हैं, बॉन्डिंग है। तो हमारी लाइफ में एक सुकून होता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आत्मा को ही वो फील होता है जी, राइट। तो वेरी ट्रू। नाउ वॉल्यूम ज़्यादा, आगे बढ़ते हैं। तो सीए में कैसी रही आपकी जर्नी? आई मीन सीए से पहले अच्छा, एक चीज़, सॉरी, हाँ, हम स्कूल की बात कर रहे थे, तो दूसरी है मुझे जो अभी एक प्राउड होता है, विनोद भट्ट जी जो एक हास्य लेखक हो गए। यस, उनके वाइफ नलिनी बेन भट्ट, वो हमारी स्कूल दीवान बल्लू भाई काकरिया स्कूल में नलिनी बेन
बट थे। ओके। तो नलिनी बेन का जो गुजराती का लेक्चर होता था और मुझे बहुत पसंद आता था गुजराती, और बहुत प्यार से वो सिखाते थे जी। और उनकी जैसे कि मैं एक अच्छी गुड बुक में भी थी। ओके। हाँ, तो एक बार मुझे याद है मैं उनके घर भी गई थी। तो आज भी मैं जब वो याद करती हूँ ना तो मुझे एक थोड़ा सा प्राउड होता है कि मैं ऐसे ऐसे लोगों के घर में, विनोद भट्ट, मतलब विनोद भाई का तो नाम बहुत बड़ा है। हाँ जी। हाँ, आप कोई भी लेखक को पूछो कुछ भी, तो हास्य लेखक में विनोद भाई का नाम उस ज़माने में बहुत बड़ा नाम। तो आज भी वो सीनियर, और रिस्पेक्ट के साथ वो सीनियर का नाम लेते हैं जी। तो विनोदिनी, अरे नलिनी बेन मुझे बहुत प्यार से, वो छोटे से गांव से आई हूँ तो लेकिन बहुत प्यार से वो मुझे रखते थे, थोड़ा ध्यान रखते थे, सिखाते थे। कुछ भी नहीं आता है तो मैं पूछ लेती थी जी। हाँ, तो वो जो एक मेरा एक संस्कार था ना कि नहीं आता है तो सर और टीचर को मतलब पूछ लेना जी। तो उनको अच्छा लगता था ये सब चीज़ें जी। कि ये सीख रही है स्टूडेंट। हाँ जी। तो इवन हमारे अकाउंट्स के सर हैं वो सब भी मतलब बहुत प्यार से सिखाते थे। जी। और जब भी मैं वेकेशन से फिर वापस आती थी स्कूल में तो कहते थे हाँ अभी फाल्गुनी आ गई, मतलब तभी मेरा 1 किलो वजन बढ़ गया होता है क्योंकि मम्मी ने घर में थोड़ा ज़्यादा ही, मम्मी पापा ने ये खाओ वो खाओ करके थोड़ा वजन बढ़ा दिया होता है तो स्कूल में हमारे सर भी उस तरीके से, अच्छा फाल्गुनी तू लगकर जाके आई अरे वाह। तो देखो क्या अभी हम किसी से भी मिलते हैं कुछ भी याद नहीं रहता है जी। लेकिन उस समय में इतनी सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज, अच्छी यानी बेस्ट मेमोरीज कह सकते हैं जो हमारी एनर्जी को बिल्कुल ऊपर ले जाती हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये अभी हम एनर्जी को कैसे ऊपर ले जाए उसके लिए एक पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन तभी का जो जीवन था वो हम उस तरीके से जीते थे। तो ये और अभी क्या होता है, कई बार हमको शर्म आती है, अरे हम छोटे से गांव से हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं। नहीं, हम वो खुशी का पल जी सकते हैं। और हमको एक नशा होता है कि हाँ, तो ये तो एक प्राउड लेनी, नशा लेनी, मतलब एक प्राउड लेने वाली बात है कि नहीं, हम अगर गांव का अगर आपको जीवन मिला है तो आप खुश नसीब भी हो। जी। हाँ, ऐसे नहीं कि हम छोटे से गांव से थे क्या, नहीं, यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट कि आपको एक्चुअल जीवन का अनुभव है वो। शहर में जो है जहाँ आपका लेखा जोखा है वहाँ तो आपको होना ही है लेकिन अगर आप गांव से हैं तो मैं भाई बहनों आपको ज़रूर कहना चाहूँगी, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आपको वो जीवन का अनुभव है। जी। तो फोरम आज आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, मुझे भी लखतर में घुमा रही हैं और आप भी बहुत कुछ जैसे मम्मा से सीख रही हैं, है ना जी। इतनी डिटेल बात हमारी होती नहीं है जी, है ना कि हाँ कोई बार अलग अलग जैसे कभी ये बात हुई ये एपिसोड्स में तो ये बहुत सुंदर हो रहा है। और मुझे गर्व है फ्रेंड्स कि मेरी बिटिया मतलब प्राउड मदर मैं कह सकती हूँ कि आज मैं प्राउड फील कर रही हूँ। और है ही वो बच्ची तो प्यारी है ही जी। यस तो आज अभी और एक चीज़ जो नलिनी बेन के साथ जुड़ी हुई है, हाँ जी, वो मुझे एक वक्तृत्व स्पर्धा यानी इलोक्यूशन कंपटीशन, तो अहमदाबाद की एक इलोक्यूशन कंपटीशन थी यानी वक्तृत्व स्पर्धा, तो वो कंपटीशन में मुझे ले गए। उसमें मुझे गुजराती में क्या कहते हैं, मतलब तभी टॉपिक देते हैं और तुरंत आपको उस टॉपिक के बारे में बताना है। मैं तो अहमदाबाद में मतलब नई आई थी, लेकिन जो हिम्मत होती है ना वो बहुत थी। तो नलिनी बेन को भी पूरे स्कूल में से 2 लोगों को ले जाना था। अच्छा। तो एक मुझे ले गए वो उसमें 2 में से, और फिर वहाँ भी अभी याद तो नहीं है मुझे, लेकिन वो इलोक्यूशन कंपटीशन में मुझे भी प्राइज़ मिला था। अरे वाह। अभी कौन सा मिला था वो याद नहीं, लेकिन अच्छा मतलब एक अच्छा वाला मिला था। पहला दूसरा शायद नहीं मिला था, लेकिन एक अच्छा वाला मिला था वो मुझे याद है। तो मैं बहुत खुश हो जाती थी। दूसरा या तीसरा याद नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन तब मैं मतलब देखो आप अभी शुरू में अभी तो अहमदाबाद आए हैं छोटे से गांव से, और स्कूल तो देखो तो हमारी मतलब 4-5 स्कूल इकट्ठी कर लो, इतनी बड़ी स्कूल। हाँ, हमारी छोटी सी स्कूल थी लखतर में। तो यहाँ देखा तो साइंस स्ट्रीम,
फिर इलेक्ट्रिक वाला भी था यहाँ पे दीवान बल्लभ में तो ऐसा, और 2-3 अलग अलग बिल्डिंग, बड़ा सा बिल्डिंग है ना। तो ये सब चीज़ें तो हमारे स्कूल तो मतलब 10 गुना भी कह सकती हूँ। अच्छा। 10x जो हम कहते हैं ना, वो 10 गुना वाला। तो वो स्कूल में आई मैं, मुझे एडमिशन भी तुरंत मिल गया था। आपको डर नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। डर जैसा चीज़ मेरे में नहीं था तभी। ओके। हाँ, एक्चुअली थोड़ा सा कल्टीवेट हुआ है, तो तू आई बाद में हुआ। बच्चे होते हैं ना, वो माँ के एकदम नज़दीक में, तो बच्चा होता है ना, तभी माँ थोड़ी सिक्योरिटी के बारे में एक फीलिंग आती है कि ये हुआ नहीं हुआ। तब तक मेरा ऐसा नहीं था। ओके। तो स्कूल में तो एडमिशन तो मिल गया, और तभी एडमिशन में भी नो डाउट मेरा मेरिट था, लेकिन तभी भी हमारे जो नेबर थे, एक चाची थे, उनके भाई वहाँ प्रिंसिपल थे, और उन्होंने सब गाइड किया हमको। क्योंकि गाइडेंस भी मिल जाना, ये भी बड़ी बात हो जाती है, तो आपकी मेहनत बच जाती है जी। तो ये सब भी हुआ, और बहुत अच्छे से एडमिशन और फिर स्कूलिंग हुआ। बहुत अच्छे से ग्रुप वहाँ बना, और हम सभी जो स्कूल का जो ग्रुप है, वो अभी भी बहुत अच्छे से, मतलब हम सभी अभी एंजॉय करते हैं जी। तो उस तरीके से हमारी वो 2 साल की स्कूलिंग अहमदाबाद में हुई। फिर रिलोकेशन में भी मैंने बताया, प्राइज़ भी मिला है, तो बहुत अच्छा लगा। फिर कॉलेज में आ गए, और कॉलेज में भी ऐसा हुआ। 12th में मैं, जैसे 10th में मैं वहाँ गांव में फर्स्ट रही, और 12th में मैं यहाँ पे अहमदाबाद में 1 मार्क से पीछे रही। 10th नंबर तक मुझे बराबर याद है। अभी मेरे कोई फ्रेंड भी अगर ये देखेंगे ना, तो भी मुझे उस तरीके से याद कर लेंगे कि 10th तक, अरे 12th में जो रिज़ल्ट आया, उसमें जो मार्क्स थे, तो पहले 10 लोगों का पेपर में फ़ोटो आया था, और मेरा हालांकि 11th नंबर आया, क्योंकि 1 मार्क में पीछे थी। तो ठीक है भाई, हमारा फ़ोटो नहीं आया, लेकिन उस तरीके से मैंने 12th पास किया। और फिर इंस्टेंट एडमिशन, यानी मेरिट पर तुरंत ही मुझे एडमिशन HL कॉमर्स कॉलेज में मिला। मुझे याद है, मैं पापा के साथ, तब पापा आए थे रिज़ल्ट लेने, रिज़ल्ट आया ना तभी, तो हम दोनों आए थे साथ में, और रिज़ल्ट लेके स्कूल से रिज़ल्ट लिया, और फिर हम कॉलेज में गए, और सीधा ही एडमिशन मिल गया। तो मैं तो बहुत खुश थी। मेरिट लिस्ट ये सब क्या होता है, कभी हमने मतलब वो अनुभव ही नहीं किया था। तो जो यहाँ के प्रॉपर है ना, वो लोग देख रहे थे, अब हमारा लिस्ट आएगा, हमारा एडमिशन होगा, लेकिन फाल्गुनी को तो मिल गया। तो मैं पापा को भी हंसती थी, देखो पापा, आपकी बेटी क्या कर रही है। अरे वाह, प्राउड फादर। यस, तो ऐसे ऐसे मतलब एक वो पल है ना कि हाँ देखो पापा, आपको कितनी खुशी होती है, तो एक पेरेंट को कितनी खुशी होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन वो जीते थे, मैं बोल रही हूँ ना, वो जीते थे। तो बहुत अच्छे से वो एडमिशन मिला, और 3 साल कॉलेज का भी पूरा हो गया। हालांकि 12th वाला जो है ना, उसमें अहमदाबाद में एजिटेशन तूफान हुए थे, और उसमें हमारी 4 से 5 महीना स्कूल लेट हो गई थी। एग्ज़ाम्स लेट हुई, तो हमारा ये कॉलेज एडमिशन वगैरह भी प्रोसेस थोड़ा लेट हुआ था जी, लेकिन हो गया सब कुछ, मतलब। और फिर मैं हॉस्टल में रहने गई, तो पापा साथ में थे। तो कॉलेज की ही जो हॉस्टल थी LT मुंशो, उसमें पापा ने एडमिशन करवा दिया। मैं जानती थी कि पापा को ये बहुत महंगा पड़ेगा, मतलब 6 महीने की फ़ीस 500 प्लस ऐसा कुछ था, आई थिंक सो। और फूड बिल भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन तभी मेरा दिमाग तो ज़्यादा चलने वाला नहीं था, और मुझे भी कुछ पता नहीं था, और पापा को भी जो मिला वो लेना ही पड़े उस तरीके से, क्योंकि हॉस्टल में रहने का वो एक प्लानिंग किया था। और फिर ऐसा हुआ कि पापा तो घर पहुंच गए, और 1 वीक हुआ, मुझे बराबर याद है। 1 वीक में पहले 5 दिन में मैंने कुछ ना कुछ जो भी नए फ्रेंड्स मिलते थे ना कॉलेज में, हॉस्टल में, क्योंकि काफ़ी हमारे वहाँ से भी राजकोट में से आए थे, कोई कोलकाता से आए थे, ऐसी कोई, मतलब वो सभी फ्रेंड्स थे, नए थे। तो वो सब हम एक ही हॉस्टल में थे, तो उनके भी कोई जो फ्रेंड होते हैं कॉलेज में, तो उनकी बातें थोड़ी चलती हैं। तो मुझे पता चला कि यहाँ एक गवर्नमेंट हॉस्टल है गुजरात कॉलेज के पास। तो मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ा देख के आए। फिर मैंने इंक्वायरी की, और वहाँ फूड बिल और वो जो फ़ीस होती है, वो करीबन बहुत नॉमिनल थी, मतलब 6 महीने में 70 रुपीज़, उस समय में 88 की बात कर रही हूँ शायद। हाँ जी। तो हाँ, तो वो मैंने अपने आप मतलब जाके एडमिशन ले लिया, सब कर लिया, क्योंकि वो पेपर ही चाहिए ना, HL में है, मेरिट है, तो अभी रहने का कोई तकलीफ नहीं है, सीट है,
हाँ कॉमर्स की सीट है, जी। तो ये सब मुझे मिल रहा था, तो बस हो गया। तो ये सब किया, फिर सामान शिफ्ट किया, फिर पापा को फ़ोन किया कि पापा मैं यहाँ आ गई हूँ। अरे तू क्यों उसमें जा रही है, इतनी दूर है, ये है वो है। मैंने बोला नहीं कुछ बात नहीं, वहाँ से बस मिलती है, मैं कॉलेज बस में जाऊँगी। लेकिन इतना सारा तो, और बस में भी पास मिलता है, तो ज़्यादा बस का भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं लगेगा, कन्वेंस। तो तब जाके मतलब ये सब कर दिया, तब जाके पापा को बताया था कि नहीं पापा इतना खर्च कैसे करें, क्या करें, मतलब ये तो लंबा चलने वाली जर्नी है ना। तो पहले से वो जिम्मेवारी का भी जो एक कहते हैं ना, वो भी एक था, हिम्मत तो थी, साथ में जैसे कि सोचना कि ना ये हम, क्योंकि हम देखते हैं पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं, तो हमको क्या स्टेप लेना चाहिए जी। उस तरीके से भी किया। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई, और आज भी मुझे याद करती हूँ। तो तब तो नहीं समझ में आया था, लेकिन आज लगता है कि हाँ वो एक जिम्मेवारी से जीना, कोई भी कार्य करना, वो सब जो हमारे में एक वैल्यूज़ होती है ना, वो जैसे धीरे धीरे बाहर आती हैं। तो तब जाके हमको समझ में आता है कि हाँ ये ऐसा नहीं है कि हमने फक्त हॉस्टल शिफ्ट किया, ये बात नहीं है, लेकिन हम जो जिम्मेवारी से करते हैं कोई भी कार्य, तो वो करते रहते हैं, और बाकी तो ऊपर वाले का ब्लेसिंग्स है जी। तो आज के लिए हम बहुत सारी हमने नई बातें, मैंने भी बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, सुनी। सो थैंक यू सो मच मम्मा फॉर कमिंग ऑन दिस शो ऑन अ वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट। अरे वेरी गुड। सो इमोशनल होने से पहले हम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इतने पेशेंस से इतनी अच्छी तरह से हमारा पॉडकास्ट सुना। सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यस, आज मम्मा का बर्थडे है, तो उन्हें ज़रूर अपनी ब्लेसिंग्स में रखिएगा, और उन्हें गुड विशेस हमेशा भेजते रहिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जो आपने आज सीखा, और अपनी विशेस ज़रूर मम्मा के लिए व्यक्त कीजिएगा। राइट? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू।